अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़ूफ़ फ़ख़र में खुशामदीद। जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से गुजारिश है, बराह करम मिठाई खाने, मिठाई बांटने और हलवाई की दुकानों पर जाकर मिठाई को लेकर लोगों के अंदर बांटने के लिए जनाब उनकी जो जुस्तजू है इसको ज़रा ब्रेक लगाएं और फैसले को एक मरतबा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इस फैसले में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में लॉलीपॉप नहीं बल्कि लॉलीपॉप की डंडी आएगी। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने नहायत कमाल से, नहायत महारत से, नहायत ही खूबसूरती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है जिसका मंजिल मकसूद तक पहुंचना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लिहाजा जो सूरत हाल है वो आपको बहुत जल्द तब्दील होती हुई नजर आएगी। और ये बात मैं आपको 100% यकीन से अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो फैसला आ रहा है, ये जो जजमेंट आ रही है, इसके नतीजे में जो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो सिचुएशन चल रही है इससे शहबाज हुकूमत को एक मरतबा फिर ना सिर्फ 2/3 अक्सरियत मिलेगी बल्कि वो आईनी तरमीम भी कर सकेंगे और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को इस सारी सूरत हाल से बेल आउट भी किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो जजमेंट है, अगर मैं इसको एक ज़रबुल मिसल में बयान करूँ तो वो ये है कि जनाब हेंग लगे ना फटकरी, रंग भी चोखा आए। कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और अगर हमें इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर हमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो अक्सरियती फैसला है इस पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि इस फैसले में इस बात का जिक्र किया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ना सियासी जमात है इस वजह से कि उसने इंतखाबी इलेक्शन के अंदर कोई हिस्सा लिया, ना ही उनकी तरफ से किसी भी उम्मीदवार को इंतखाबी मैदान में उतारा गया। लिहाजा जहाँ तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मामला है तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। और इस नुक्ते के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 के 13 जज साहिबान है बशमूल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो मुत्तफिक हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को किसी भी सूरत मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। अब ये जो मखसूस नशिस्तें हैं इसको बांटा कैसे जाएगा, ये एक दूसरा सवाल है। और इस सवाल के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो इख्तलाफ है। 8 जजेस का ये मानना है कि ये जो नशिस्तें हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जा सकती, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जा सकती हैं। और उसके लिए जो जजमेंट है जनाब मंसूर अली शाह साहब की, उस जजमेंट के अंदर कुछ नकात को बयान किया गया है और कहा गया है कि अगर आपने इस फ्रेमवर्क के ऊपर अमल दरामद किया तो इस सूरत में आपको मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। और इसके लिए जजमेंट डेट से अगले 15 रोज़ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एलिजिबल किया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी तरजीही फहरिस्त को जमा करवा सकते हैं। और उसके साथ साथ वो तमाम अरकान जो जीत के असम्बली में आए हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनका भी जो डिक्लेरेशंस हैं उनको जमा कराने का ऑर्डर दिया गया है कि जनाब वो तमाम उम्मीदवार जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी जमात करार दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही अफिलिएशन सर्टिफिकेट जमा कराया था, वो एक बयान हल्फी भी देंगे। और उस बयान हल्फी के बाद इलेक्शन कमीशन जो है इस बात का तयन करेगा कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस प्रपोर्शन के साथ देनी है। इंपॉर्टेंट नुक्ता ये भी है कि इस फैसले के अंदर जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद बयान फरमाया है, इस जजमेंट के अंदर मंसूर अली शाह साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सबमिट किए गए उस फ्लो चार्ट का भी हवाला दिया है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से जीतने वाले उम्मीदवारों का जिक्र किया गया है। और इस बात का भी जिक्र किया गया है कि वो कौन से उम्मीदवार हैं जो इब्तदा से लेकर आखिर तक यानी 8 फरवरी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही अफिलिएट रहे हैं और बाद में उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। ये जो जजमेंट है ये उन तमाम लोगों को एक मौका दे रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अफिलिएशन सर्टिफिकेट पर कायम रहे कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने के हवाले से जो उनका फैसला था उसको वो रिवर्स कर सकते हैं। अलबत्ता वो तमाम उम्मीदवार जिन्होंने पार्टी अफिलिएशन सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराया था वो इस पूरे के पूरे मामले में बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि ये जजमेंट
जिसका मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। इस जजमेंट में अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बताई है कि इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डेटा जमा कराया था। ये वो 80 उम्मीदवार हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शामिल हो चुके हैं। इसी डेटा के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि 36 अरकान असम्बली ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी अमल के आगाज़ से लेकर इंतखाबी अमल के इख्तिताम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे हैं, और ये जो बयान हल्फी जमा कराने का ऑप्शन है वो इन 36 अरकान असम्बली के पास है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त कौमी असम्बली में जो स्ट्रेंथ है वो 87 नहीं है, बल्कि अब उनकी स्ट्रेंथ है 36। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसी 36 अरकान की बुनियाद पर जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट करेगी। बाकी रह गए हैं 41 अरकान असम्बली, और ये 41 अरकान असम्बली वो हैं जिन्होंने अपनी पार्टी एफिलिएशन के सर्टिफिकेट्स जमा नहीं कराए, लिहाजा वो आज़ाद अरकान ही कंसिडर किए जाएंगे। और इन 41 अरकान असम्बली के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट इस बारे में जो है वो वाज़ेह करती है कि ये 41 उम्मीदवार भी 14 दिन के अंदर सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार थे। लेकिन वो जो सर्टिफिकेट है वो उनके नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर अगर मौजूद नहीं होगा, अगर वो तमाम अरकान लिख के ये दे चुके हैं कि वो आज़ाद अरकान होंगे, तो फिर उनके लिए ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, क्योंकि ये वो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर इस जजमेंट के अंदर लिखी गई है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। पीटीआई बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है, यानी वो अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एफिलिएशन सर्टिफिकेट जमा भी कराएंगे उनको भी मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। और ये जो 41 अरकान के लिए जो आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर होंगे और पीटीआई के 36 अरकान को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के बाद जो बाकी नंबर बचेगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिस्पोजल पर आ जाएगा बादियो नज़र में, और वो अपने फार्मूले के मुताबिक इन नशिस्तों को दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर पाएगी। ये है जनाब वो नुक्ता जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिठाई खाने से यकसर गुरेज करना चाहिए। इस आज का जो फैसला है इसके अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने एक इख्तलाफी नोट लिखा है, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का जो भी जजमेंट है उसको इस कोर्ट के अंदर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने पढ़कर सुनाया। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जमाल खान मंदोखेल साहब की जजमेंट जो उन्होंने तहरीर की में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के अरकान को निकाल कर फैसला दिया। इस बुनियाद पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला काला दम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। पीटीआई ने आज़ाद करार दिए जाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चूँकि चैलेंज ही नहीं किया, लिहाजा उनका खेल तो हो जाता है ख़त्म। इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। अब पीटीआई के मुंतखब अरकान या खुद को आज़ाद या पीटीआई से ताल्लुक़ डिक्लेयर करें और इसके बाद कोई ना कोई फ़ैसला आएगा। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें कि उनको मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ मुस्तरद की जाती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। पीटीआई बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। पीटीआई बहसीयत जमात मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कानूनी हकदार है और पीटीआई को उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कामयाब हुई है। इसका मतलब ये है जनाब कि वो तमाम उम्मीदवार जिन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ अफिलिएशन सर्टिफिकेट जमा कराए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ उन्हीं अरकान असम्बली को पीटीआई का उम्मीदवार करार दिया है
اور وہ تعداد بنتی ہے 36۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بال ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن کے پاس آ گئی ہے، اور یہ ججمنٹ جو ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل درست ججمنٹ ہے، بہترین ججمنٹ ہے، اور اس ججمنٹ کے علاوہ کوئی اور ججمنٹ اگر آتی تو وہ ری رائٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کے مترادف ہوتی، اور اس کے اندر بنیادی پرنسپل جو پرنسپل آف لا ہے اس کو فالو کیا گیا ہے، اور اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ جس بندے نے جس جماعت کے پلیٹ فارم سے اپنے انتخابی عمل کا آغاز کیا اور جس پلیٹ فارم سے اپنے انتخابی عمل کا اختتام کیا، وہی بندہ اس پارٹی کے افیلیٹڈ ہے اور وہ اسی پارٹی کو ہی ریپرزینٹ کرتا ہے۔ کسی اور چکر کے اندر اس کو کسی اور جماعت میں بھجوانا وہ بالکل غیر آئینی کام ہے، اور اس چکر کے اندر سنی اتحاد کونسل کی ریپرزنٹیشن قومی اسمبلی میں نہ صرف کم ہو جائے گی بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی ریپرزنٹیشن جو اس وقت قومی اسمبلی میں 0 تھی وہ بڑھ کر 36 ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ جو 41 اراکین اسمبلی رہ جائیں گے ان کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہوں گے، کیونکہ اب وہ آزاد امیدوار کے طور پر کنسیڈر کیے جائیں گے۔ وہ سنی اتحاد کونسل کو تو مخصوص، اگر وہ سنی اتحاد کونسل میں جائیں گے تو ان کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، اور وہ جو 41 اراکین اسمبلی ہوں گے وہ حکومت اور دیگر جو لوگ ہیں یا طاقتیں ہیں ان کے لیے اویلیبل ہوں گے۔ وہ 41 اراکین جو ہیں وہ اگر پاکستان تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوتے، وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوتے ہیں، یا وہ 41 اراکین مسلم لیگ نون کو جوائن کرتے ہیں، یا وہ 41 اراکین پاکستان پیپلز پارٹی کو، جے یو آئی کو، ایم کیو ایم کو، کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کرتے ہیں، تو ان کے اوپر ڈیفیکشن کی کلوز کا اطلاق نہیں ہوگا۔ بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 41 اراکین ہو گئے ہیں اوپن، اور ان کے لیے اب تگ و دو شروع ہو جائے گی کہ جناب ان کو کس میں شامل کرنا ہے اور کیسے شامل کرنا ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ موجودہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت ہے یا نہیں۔ اور یہ بات میں آپ کو کل کی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ 23 اراکین اسمبلی ایسے ہیں جو اس وقت حکومت کے ساتھ نہ صرف رابطے میں ہے بلکہ وہ فارورڈ بلاک بھی بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ لہٰذا اگر یہ فارورڈ بلاک بنتا ہے، یہ لوگ سامنے آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے بلاک کی اور یا باقی لوگوں کی جو سیٹیں ہیں وہ مل جائیں گی حکومت کو، اور ان 22 لوگوں کی حمایت کے بعد بھی آئینی ترامیم ہو سکیں گی۔ اور اس سارے چکر کے اندر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے اوپر جو دباؤ آ رہا تھا وہ سارے کا سارا دباؤ بھی میرا خیال ہے کہ اب ختم ہو جائے گا، اور یہ جو سچویشن ہے اس سے میرا نہیں خیال کہ حکومت کو کسی طرح کے گھبرانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ماں سوائے اس صورت میں کہ حکومت جو ہے وہ ان 41 اراکین کو کینڈے میں رکھنے میں ناکام ہو جائے، اور یہ 41 کے 41 آزاد اراکین پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، تو پھر اس صورت کے اندر پی ٹی آئی کا نمبر جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور پھر پی ٹی آئی کو ٹوٹل مخصوص نشستیں حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن ان 41 اراکین کو اپنی جماعت کے اندر شامل کرنے میں یا ان کو دیگر دائیں بائیں جانے سے روکنے کے لیے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی، اور دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ محنت کر پائے گی یا نہیں۔ اب میرا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔